हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सोमदीप माझी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑयल फील्ड पैराडाइज में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के बारे में और बेसिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया। मैं आपको पहले बोला था कि मैं आपको ट्रांजिएंट, सेमी स्टेडी और स्टेडी स्टेट के बारे में बताने वाला हूँ, बट आई थिंक आपको इस टॉपिक के बारे में पहले अच्छे से नॉलेज होना चाहिए एंड देन आपके लिए ये बताना सही रहेगा। सो आज हम वीडियो में ये करेंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने सब कुछ पहले से लिख रखा है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं वहाँ वहाँ करते जाऊँगा टू एक्सप्लेन यू ऑल थिंग्स। सो जस्ट कीप सीइंग एंड लिसनिंग टू मी। और हो सके तो खुद से लिख के कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, लिखिएगा, ग्रैप्स द थिंग, तभी आपको समझ आएगा फॉर द न्यू लर्नर्स। ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हैं पोरस मीडिया फ्लो के बारे में बात करेंगे आज हम लोग शुरुआत में। तो पोरस मीडिया फ्लो जो है हमारा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो पोरस मीडिया है वो दो तरह का फ्लो कर सकता है। लैमिनार फ्लो, उसमें फ्लूइड दो तरह से फ्लो करता है, लैमिनार फ्लो और ट्रांजिएंट फ्लो। मतलब एक पोरस मीडिया है हमारे पास, इसमें न्यूमरस पोर्स है। ओके, एक न्यूमरस पोर्स है। इसमें अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो या तो इस तरह से किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। जिस तरह से पोर्स इंटरकनेक्टेड होंगे वैसे वो फ्लो करेगा। ओके, सो ये होगा लैमिनार और ट्रांजिएंट। ये दो तरह का फ्लो वो कर सकता है। तो लैमिनार फ्लो बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज लैमिनार फ्लो? लैमिनार फ्लो अगर सीधे साफ शब्दों में बोलें तो हमारे जो इनर्शियल फोर्सेस हैं, इनर्शियल फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो वेलोसिटी चेंज के कारण या डायरेक्शन चेंज के कारण आ रहे हैं। वेलोसिटी चेंज, जो रैपिड वेलोसिटी चेंज हो रहा है पोरस मीडिया में, क्योंकि पोर इंटरकनेक्टेड पोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज आ रहे हैं वो वेलोसिटी चेंज जो है हमारा, वेलोसिटी चेंज जो है हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड का कहीं पर सपोज फ्लो कर रहा है, तो उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को, उस पूरे अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपने अगर पाइप फ्लो देखा होगा तो पाइप फ्लो में अगर लैमिनार फ्लो हो रहा है इस तरह से तो इसका वेलोसिटी भी बढ़े तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। बट अगर टर्बुलेंट फ्लो हो तो कोई फ्लूइड आगे चल जाता है, कुछ पीछे रह जाता है। मतलब जैसे लैमिनार में अगर मैं ये एक फ्लूइड एलिमेंट मान लूँ, अगर मैं एक फ्लूइड एलिमेंट इस साइड मान लूँ फ्लो का, तो ये फ्लूइड एलिमेंट जब तक पास नहीं होगा तब तक जो अगला फ्लूइड एलिमेंट है वो आगे नहीं आ पाएगा। बट लैमिनार बस ट्रांजिएंट में ऐसा नहीं है। कोई एक फ्लूइड एलिमेंट, उसी पार्ट का फ्लूइड एलिमेंट आगे जा सकता है, उसी पार्ट का फ्लूइड एलिमेंट पीछे रह सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगले इंस्टेंट में ही वो या तो पीछे हो जाए या आगे पीछे हो जाएगा। ये टर्बुलेंट का केस है। तो आप पाइप फ्लो में देख चुके हैं। सेम पोरस मीडिया में भी ऐसा होता है, जिसका नेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिगजैग फ्लो होगा तो उसका जो नेट, जो उसके कारण जो चेंज है वो कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगा आपके डेल्टा पी को, या मतलब फ्लो रेट को। वो आपके कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो होगा लैमिनार फ्लो। ओके, सो लैमिनार फ्लो हम लोग पहचानते कैसे लैमिनार फ्लो की ट्रांजिएंट फ्लो? वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। दिस आर इज रेनॉल्ड्स नंबर। So for a porous media, Reynolds number is Q into rho into del by A phi into mu. Okay, this del is average sand grain diameter. This average sand grain diameter. तो बाकी सब ये पोरोसिटी है, ये विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोरस मीडिया है, ये फ्लो रेट है, जो पोरस मीडिया फ्लो है, नेट फ्लो रेट, ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। एज इट इज, जैसे हम लोगों ने पाइप फ्लो में देखा होगा या आपने वो देखा होगा, आर ई अगर लेस देन इक्वल टू 21 से होता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं लैमिनार। बट अगर हम लोग पोरस मीडिया की बात करें तो पोरस मीडिया में आर ई अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, ध्यान से देखिएगा, आर ई अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो लैमिनार फ्लो है। और आर ई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो ट्रांजिएंट फ्लो है। अब लैमिनार फ्लो में हमारा जो फ्लो रेट है वो डेल्टा पी के साथ डायरेक्टली इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। पर अगर हम लोग ट्रांजिएंट फ्लो की बात करें तो वो इस तरह से होता है, v रूट डेल्टा पी। ओके, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी
ऑफ फ्लूइड, नेट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और ये डेल्टा पी का रूट। ओके, तो हमारा जो फ्लो रेट है इस पे डिपेंड करता है। तो आप ये चीज़ देख के समझ ही सकते हैं कि डार्सीज लॉ हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्यू और डेल्टा पी में रिलेशन देखें तो डार्सी लॉ में ये होता है। बेसिकली हमारा डार्सी लॉ का मेन एजम्पशन होता है, एजम्पशन ऑफ डार्सी लॉ ये होता है। डार्सी लॉ का मेन मेन एजम्पशन हमारा होता है लामिनार फ्लो। तो डार्सी लॉ लगाने के लिए हमें हमेशा लामिनार फ्लो ही चाहिए, तभी हम लोग डार्सी लगा सकते हैं। इससे हमें और क्या चीज़ पता चलता है, क्योंकि डार्सीज इक्वेशन जिसे मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन बोल रहे हैं, इसी से हम लोग का डिफ्यूजिविटी इक्वेशन आया है, इसी से हमारा डिफ्यूजिविटी इक्वेशन आया है। तो हमें लामिनार लामिनार फ्लो चाहिए डिफ्यूजिविटी इक्वेशन के लिए। जो हमने डिफ्यूजिविटी इक्वेशन निकाया है उसके लिए अगर हमें लामिनार फ्लो ही चाहिए। अगर हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो हो तो हमारे सारे डिफ्यूजिविटी इक्वेशन नलीफाई हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो जो हम लोग रेडियल डिफ्यूजिविटी इक्वेशन निकाला था, जो विच वाज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन, वो भी केवल लैमिनार फ्लो पे ही वैलिड रहेगा। ओके, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इसका डेरिवेशन कैसा है तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये कैसे आया मैं इसको आपको बताऊंगा बाद में। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में डार्सी इक्वेशन पे बनाऊंगा। आर ई कॉलिंस का बुक है, उस बुक से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसका यूज़ आया, क्यों ऐसा हो रहा है, ये दो कंडीशन क्यों राइज हो रहे हैं, कैसे आ रहा है, हम डिराइव करके दिखाएंगे। प्लस ये भी बताएंगे कि वो मोमेंटम बैलेंस से डिफ्यूजिविटी इक्वेशन क्यों आया, मतलब डिफ्यूजिव सॉरी डार्सीज इक्वेशन कैसे आया, और उसका यूज़ हम लोग कैसे क्यों डिफ्यूजिविटी इक्वेशन में कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनेगा। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, हम लोग लैमिनार फ्लो में ही डार्सीज इक्वेशन लगा सकते हैं। ओके, दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब हम लोग आ जाते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक यही है। तो हमें आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के बारे में समझना होगा। तो आप लोग को पता ही है, जब आपने पिछला वीडियो इतने सारे किए हैं तो आपने अगर देखे होंगे तो ये सब देखा, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू माइनस वन बाई वी डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड मास। आइसोथर्मल है तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी होगा और मास तो कॉन्स्टेंट होना ही होगा। ओके, और इसको मैं सी से भी डिनोट करूंगा, सी से ही डिनोट करूंगा बेसिकली। ओके, सी से ही डिनोट करूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे सी और सी एफ इन सब में। इसलिए मैं सी एफ नहीं सी फ्लूइड लिख रहा हूँ, और इस फ्लूइड का कंप्रेसिबिलिटी है तो मैं इसको सी लिख रहा हूँ। ओके, तो डोंट कंफ्यूज, सी इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। तो जैसे मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ माइनस वन बाई वी, तो वैसे ही मैं कंप्रेसिव फ्लूइड इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन बाई रो डेल रो बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मास। ये कैसे आया, पिछला वीडियो में ये भी बताए थे। ये आया क्योंकि हम लोग क्या किए, हम लोगों ने हम लोग का जो वॉल्यूम वाला जो केस है, इस केस में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को जो हम लोग बस रख दिया मास बाय डेंसिटी। उसके बाद हमने जैसा करना किया, यू गॉट दिस इक्वेशन, गॉट इट। आप चाहे तो पुट करके देख सकते हैं, यही आएगा। ओके, और ये बात ध्यान रखना है, V इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ओनली। यहाँ पर V इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, इसको मैं VF भी बोलूंगा। ओके, या समझ लीजिए V इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ओनली, इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ओनली। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कितने तरह के फ्लूइड्स होते हैं। ओके, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के बारे में एक बेसिक थोड़ा सा बता दिया मैंने कि क्या होता है। तो फ्लूइड्स कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स इन बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एक होता है कंप्रेसिबल, एक होता है इनकम्प्रेसिबल, और एक होता है स्लाइटली कंप्रेसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इसी का यूज़ करते हैं। चाहे वेल टेस्टिंग हो, चाहे वेल परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिकली हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं यहाँ पर तो स्लाइटली कंप्रेसिबल के लिए ही करते हैं, और थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल के लिए भी करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्लाइटली कंप्रेसिबल। ओके, आप इस कोर्स में आगे भी जो देखने वाले हैं स्लाइटली कंप्रेसिबल पे ही देखेंगे। और इससे पहले भी जो डिफ्यूजिविटी क्वेश्चन के बारे में आपने देखा है वो भी इसी के ऊपर है, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ही है। ओके, सो स्लाइटली कंप्रेसिबल मतलब ऑयल ऑयल, ऑयल वाटर
mixture, the oil or gas mixture. Okay, it can be anything, but slightly compressible, not totally compressible. एक होता है incompressible. Incompressible मतलब density is constant. बेसिकली कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल मतलब और कंप्रेसिबल का मतलब, अगर कोई लिक्विड है, कुछ फ्लूइड है, मैं इसको अगर कंप्रेस करते जा रहा हूँ, इफ आई एम कंप्रेसिंग इट, तो ये कंप्रेस होते जा रहा है, इसका डेंसिटी बदल रहा है. ओके, इसका डेंसिटी बदल, डोंट टेक द साइजेस, सो बेसिकली वही है. तो इसका डेंसिटी बदल रहा है. ये अगर रो वन है तो ये रो टू है, रो टू लेस देन रो वन. ओके, सॉरी, रो टू ग्रेटर देन रो वन, रो टू ग्रेटर देन रो वन. डेंसिटी बढ़ गया, मतलब इसका डेंसिटी चेंज हो रहा है. बट मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट. तो जब मास कांस्टेंट रहते हुए डेंसिटी बदल जा रहा है, जब मास कांस्टेंट रहते हुए डेंसिटी बदल जा रहा है, विदाउट द चेंज ऑफ मास डेंसिटी चेंजेस, तो तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल. और जब डेंसिटी कांस्टेंट रहता है तो उसे बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल. और कंप्रेसिबल में आता क्या है? गैस. जितने भी गैसेस देखेंगे वो सब कंप्रेसिबल ही है. ओके, जब भी हम कंप्रेसिबल लिखेंगे कहीं पर, मतलब हम लोग गैस की ही बातें कर रहे हैं. कंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब गैस. इट इज कंप्रेसिबल फ्लूइड इज एनालोगस टू गैस. ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस इक्वेशंस की, जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा. सी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू माइनस 1 बाई वी डेल वी बाई डेल पी. कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू 1 बाई रो डेल पी बाई डेल रो. ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं. सो अब हम लोग तीन केसेस लेते हैं. फर्स्ट, जैसे तीन फ्लूइड देखा था, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, एंड उसके बाद हम लोग कंप्रेसिबल के लिए देखेंगे. तो फॉर इनकम्प्रेसिबल की अगर बात करें, फॉर इनकम्प्रेसिबल, ओके, फॉर इनकम्प्रेसिबल की अगर बात करें हम लोग, जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना. इनकम्प्रेसिबल कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट करता नहीं है फिजिकली इन द नेचर. आप देखेंगे इवन सॉलिड्स भी टोटली इनकम्प्रेसिबल नहीं होते, अगर रियलिटी देखेंगे बहुत सारे सॉलिड्स भी. सो दे आर अप टू अ मार्क कंप्रेसिबल. ओके, सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड तो होता ही नहीं है फिजिकली. अगर हो, इफ यू एज्यूम दैट, तो डेल वी बाई डेल पी इक्वल टू जीरो, डेल रो बाई डेल पी इक्वल टू जीरो. तो हमारा ये टर्म ही खत्म हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी वाला टर्म ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है तो कंप्रेसिबिलिटी होगी ही नहीं, तो कंप्रेसिबिलिटी शुड बी जीरो. कंप्रेसिबिलिटी शुड बी जीरो. ओके, नाउ वी कम टू स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स. अब स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की बात करें, तो जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी है, तो दैट इज, वो हम लोग वो फार्मूला लिख दिए बेसिकली. फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको इस तरह से अरेंज किया ताकि जो सेम टाइप के टर्म्स है उसे एक साइड में ला सकें हम लोग. जैसे डेल पी एक तरफ कर दिया, डेल वी वी एक तरफ कर दिया, ताकि हम लोग उसे इंटीग्रेट कर सकें. ना वाई इंटीग्रेटिंग, वाई इंटीग्रेटिंग, रीजन बीइंग, हमें हमें उसका वॉल्यूम और प्रेशर के बीच एक ऐसा टर्म चाहिए जिससे हम लोग उसको कोरिलेशन चाहिए, कोरिलेशन चाहिए, जिससे हम लोग उसके नेचर को डिफाइन कर सकें. नेचर को मतलब, अगर हम लोग उसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर कर्व ड्रॉ करें पी वी, तो किस तरह का कर्व देगा, या ऐसा देगा, या इस तरह, या फिर सॉरी, या इस तरह देगा, या फिर समथिंग एल्स. तो हम लोग डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से कर्व आएगा हम लोग का. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन. सो हमारा बेस इक्वेशन तो ये है. ओके, कंप्रेसिबिलिटी हमारा कांस्टेंट है किसी भी चीज़ का, तो हम लोगों ने जैसे इसे इंटीग्रेट किया फ्रॉम पी इनिशियल और पी नॉट टू पी, और वी एफ ओ टू वी एफ. व्हाट इज वी एफ ओ? मैंने आपको पहले बताया था, वी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ओनली. तो वी अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ओनली है, तो वी एफ ओ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है. और इट इज द, वी एफ इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो वॉल्यूम फ्लूइड हम लोग चाहते हैं निकालना. तो जस्ट उसे यही किया, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, वी एफ इक्वल टू वी एफ ओ ई टू द पावर सी पी, पी ओ माइनस पी. सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन था हमारा यहाँ पर डेंसिटी डेंसिटी वाला, ये वाला इक्वेशन, इसको भी अगर यूज़ करें, ऊपर ये इक्वेशन है, इसका भी अगर यूज़ करें, तो इससे भी कोरिलेशन आ रहा है, ये वाला. ओके,
आप करके देख सकते हैं, वो करना भी चाहिए। बस एक ध्यान रखिएगा, यहाँ वी एफ में पी ओ माइनस पी आएगा, यहाँ पी माइनस पी ओ, जस्ट बिकॉज ऑफ साइन। ओके, आई थिंक आई गॉट इट। सो आप लोग साथ साथ करते रहिएगा। वीडियो को पॉज करके करना है तो उससे भी पॉज करके कीजिएगा, पर कीजिएगा ज़रूर, तभी समझ आएगा। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग एक एक्सपेंशन कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स की। ओके, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन ये होता है टेलर सीरीज के थ्रू। तो हम लोग जो यहाँ पर टर्म है ई टू द पावर सी पी ओ माइनस पी, या फिर ई टू द पावर सी पी माइनस पी ओ, अगर इसको एक्सपैंड करें, बट हमारे एक एजम्पशन मान के चल रहे हैं हम लोग, एज्यूमिंग पी माइनस पी ओ इज वेरी स्मॉल। हम लोग मान के चल रहे हैं जो पी माइनस पी ओ है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर पी माइनस पी ओ इज़ वेरी स्मॉल, तो हम लोग अगर इसका यूज़ करें ई टू द पावर सी, वही वाला एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो जब हम लोग इसके जो हायर पावर टर्म्स होगा, जैसे टू द पावर स्क्वायर, टू द पावर क्यूब, जो टर्म्स है, इन सबको जीरो कर सकते हैं। क्यों? एज डेल्टा पी, दैट इज पी माइनस पी वन, पी इज वेरी स्मॉल, सो हायर पावर फॉर्म के भी नेग्लेक्टेड, तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे उसके लिए किया, वैसे सिमिलरली पी ओ माइनस पी के लिए भी वही हो जाएगा, जैसे पी माइनस पी ओ के लिए किया। तो इन दोनों को पुट इन इक्वेशंस ऑफ वी एफ एंड रो एफ। वी एफ एंड रो एफ के जो इक्वेशंस आए थे हमारे यहाँ पर, वी एफ एंड रो एफ के ये जो इक्वेशंस आए थे, इन दो इक्वेशंस में हम लोगों ने पुट किया, तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आया? तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आया, वी एफ इक्वल टू वी एफ ओ वन प्लस सी पी ओ माइनस पी, सेम रो इक्वल टू ये वाला चीज़ आ गया। तो अगर हम देखें तो अगर इसका हम लोग मतलब इसका चेंज, वॉल्यूम का जो चेंज है विथ प्रेशर, इट इज ऑलमोस्ट लीनियर। इट इज लीनियर, ऑलमोस्ट लीनियर, इट इज लीनियर इक्वेशंस। इट इज ए लीनियर इक्वेशन, ऑलमोस्ट लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक एग्जाम्पशन लिया है दैट पी माइनस पी ओ का जो मॉड है, इट इज वेरी स्मॉल। तो बेसिकली होता भी वही है। तो हमारा एग्जाम्पशन बेसिकली करेक्ट हो भी जाता है, होता ही है, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे टाइम पे पी माइनस पी ओ बहुत कम ही होता है, ऐसे जगह पे देखते हैं या फिर ऐसे। तो बेसिकली वी एफ जो है, वी एफ हो गया या रो एफ हो गया, ये बेसिकली एक लीनियर रिलेशन दे रहा है विथ प्रेशर। ओके, फॉर स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। ओके, सो दिस थिंग आई थिंक दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट केस फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। जैसे हम लोगों ने स्लाइटली कंप्रेसिबल देखा, अब हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे। तो नाउ अबाउट कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, जो बेसिकली हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स के यूज़ करते हैं। इक्वेशन स्टेट्स समझ रहे हो? इक्वेशन स्टेट्स बेसिकली जैसे बॉयल्स का इक्वेशन ऑफ स्टेट है, या फिर कैसे इन अगर हम लोग गैस की बात करें, दो टाइप के गैस हम लोग बात करते हैं, बेसिकली पढ़ते भी हैं, आइडियल गैस और रियल गैस। तो पहले हम लोग आइडियल गैस की केस देखते हैं। यहाँ पर हम बॉयल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट की यूज़ करेंगे। ओके, आइडियल गैस में बॉयल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, पी वी इक्वल टू एम बाई एम आर टी। एम इज द मास और वेट कह सकते हैं, और कैपिटल एम इज द मॉलिकुलर वेट, मास और इसे वेट भी कह सकते हैं। ओके, सो ये आप लोगों ने इनर्ट गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th और 12th में, तो ये वही है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको इस टर्म में लिखेंगे, ताकि हम लोग इसे लिखें एम बाई एम, एम बाई वी इक्वल टू पी एम बाई आर टी। इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं एम बाई वी, ये अगर एम यहाँ पर ले आए और वी नीचे ले आए, फिर पी एम बाई आर टी लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो वेट बाय वॉल्यूम, मतलब मास बाय वॉल्यूम, ये होता है बेसिकली हमारा डेंसिटी ही। इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस या फिर फ्लूइड, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसिबल की बात आती है, जहाँ पर भी कंप्रेसिबल की बात आती है, ये गैस ही होता है। ओके, सो तो रो इक्वल टू एम बाई आर टी इंटू पी। ओके, ये क्वेश्चन हमें मिल गया। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हमें डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस वाले जो हम लोगों ने पहले देखा था, वन बाय रो डेल पी बाय डेल रो। तो हम इससे सी जी निकाल लेंगे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस निकाल लेंगे। सी जी निकालने का और एक तरीका होता है, सी जी निकालने का और एक तरीका होता है, अगर हम लोग वन बाय पी कर दे। व्हाट इज दिस पी? दिस पी इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर।
तो सी जी होगा 1/p फॉर आइडियल गैस ऑनली। आइडियल, ये आइडियल केस में ही ये वैलिड है, रियल केस में ये वैलिड नहीं, हम देखेंगे क्यों। आइडियल केस में हम लोग लिख सकते हैं सी जी इक्वल टू 1/p, और हम लोग इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ग्रेट। अब हम लोग आते हैं रियल गैसेस में। ओके, जब भी रियल गैस की बात आती है एक चीज ऐड हो जाता है, वो होता है ये जेड फैक्टर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। होप ये सब तो पता है। तो अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो हमारा जो इक्वेशन है, जो डेंसिटी इक्वल टू एम बाई आर टी पी बाई जेड पी, हम लोग उस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जैसे पी वी इक्वल टू एन जेड आर टी। एन को हम लोग तोड़ते हैं एम में तोड़ देते हैं, फिर एम बाई वी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, हो जाता है हमारा डेंसिटी। तो उससे हम लोग ये वाला इक्वेशन ले आते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट, z एज अ फंक्शन ऑफ p, दिस इज z इज अ फंक्शन ऑफ p। तो z इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर के साथ साथ z खुद भी बदल रहा है। तो दिस हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर इसे अकाउंट में ना ले तो हमारा जो इक्वेशन आएगा गलत आएगा। तो मैंने अभी एक इक्वेशन लिखा है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इक्वल टू 1/p माइनस 1/z डेल z बाय डेल p। ओके, ये इक्वेशन मैंने लिखा है। ग्रेट। आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हो, या तो मैं खुद इसे डिराइव करता हूँ अभी। आप वीडियो को पॉज कर, इसे जस्ट बात करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू इट। सो आप अगर देख सकते हैं डेल रो बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल, तो ये चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, डेल रो बाय डेल टी जो यहाँ पर इक्वेशन था, इसको मैं अगर इस तरह से डिफ्रेंशिएट करूँ, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो ये चीज़ आएगा। ग्रेट, वी विल गेट दिस थिंग। सो अब हमारे पास मतलब हमारे पास ये चीज़, ये इक्वेशन आ गया। ओके, सब हम लोग देखेंगे इसका यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस जो है सी जी इक्वल टू, ये इक्वेशन तो हम लोग अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं, इक्वल टू 1/ρ डेल रो बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, सो जस्ट हम लोग ने जो डेंसिटी की जो वैल्यू है, जो डेंसिटी की वैल्यू है ये वाली, उसे हम लोगों ने उसे हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, तो डेंसिटी की वैल्यू है, उसे हम लोगों ने यहाँ पर, ये जो डेंसिटी की वैल्यू दे रहा है उसे हम लोगों ने पुट कर दिया, ये वाली, ये जो रो की वैल्यू है इसे हम लोगों ने कहाँ पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इस रो के जगह पुट कर दिया। और फिर कुछ टर्म्स आए, और ये डेल रो बाय डेल पी, ये वाला इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन करके करने के बाद आया था। ओके, तो देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन कैसे किया, वो तो आप कर ही सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए इक्वेशन वही है, एम बाई आर टी कट गया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स थे, जेड बाई पी बाहर है, अब जेड को मैं अंदर ला के इन्हें भी काट सकता हूँ। ओके, जेड गेट्स कैंसल्ड, सो नाउ पी बाय जेड एंड दिस, यहाँ पर जब 1/p है, जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1/p आ जाएगा, या p/p/pz, एक p कैंसिल हो जाएंगे, और वी विल गेट दिस इक्वेशन सी जी इक्वल टू 1/p। आप चाहे तो अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस वीडियो को पॉज करके वापस पीछे से जाकर देख सकते हैं। बेसिकली क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने जो रो का वैल्यू है ये लिख दिया फॉर रो पी वी को एन आर टी, पी वी को एन जेड आर टी फॉर रियल गैस। इससे हम लोग रो के टर्म्स में इक्वेशन का लिखा, तो रो इक्वल टू एम बाई आर टी पी बाई जेड, जेड इज अ फंक्शन ऑफ पी, जेड इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, इस जो इक्वेशन को, जो कंप्रेसिबिलिटी का इक्वेशन होता है, मतलब हम लोगों को जो होता है इसे निकालने के लिए रो का ये वैल्यू हमें पता है। अब हम लोगों ने क्या, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, वी डिफरेंशिएटेड द इक्वेशन। इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया उसे रहने दिया। अब हम कंप्रेसिबिलिटी का हमें तो फॉर्मूला पता ही है, तो 1/ρ डेल रो बाय डेल पी, तो हमने 1/ρ डेल रो बाय डेल पी, तो हम लोगों ने क्या किया, रो के जगह रो की वैल्यू पुट कर दी जो वहाँ पर थी, इसके इसके जगह हम लोगों ने वही डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू पुट कर दिया,
और यहाँ पर जो पार्ट्स थे वो कैंसिल होने थे, कैंसिल, ये अपने आप ये इक्वेशन आ गया विच वी नीडेड। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फॉर गैस, आइसोथर्मल रियल गैस कंप्रेसिबिलिटी हमारा आ गया है। जो हमने ऊपर में इक्वेशन लिखा था, मैंने आपको डेराइव करने की कोशिश करने बोला था, तो यही है वो इक्वेशन। ऑलराइट, सो दिस इज द इक्वेशन। सो अगर हम लोग बात करें थोड़े से कर्व्स की, ग्राफ्स की, तो बेसिकली अगर हम ग्राफ्स की बात करें, वह तीनों फ्लूइड्स के अनुसार हम लोग एक कंपैरिजन, एक रिलेटिव कंपैरिजन देखें। सो अगर हमारा इस साइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम है v, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, vf, और ये प्रेशर प्रेशर है, तो कंप्रेसिबल जो है वो कुछ इस तरह का नेचर शो करता है। स्लाइटली कंप्रेसिबल स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। कंप्रेसिबल इस तरह घटने वाला ट्रेंड शो करता है। इक्वेशन अगर देख लें हम लोग, इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन अगर देख लें तो हमारा जो सी जी है यही इस तरह से वेरी कर रहा है, ओके। सी जी है यही इस तरह से वेरी कर रहा है, और सी जी को हम लोग जो है यहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में तो पुट कर ही सकते हैं, ओके। इस इक्वेशन में पुट करें तो उसके अकॉर्डिंग जो आएगा, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज व्हाट इट कम्स, ओके। तो ये जो वेरी हो रहा है गैस के अकॉर्डिंग, जो वेरी हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम। अगर हम लोग स्लाइटली कंप्रेसिबल की बात करें, जैसे हमने बताया था एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग को, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बताया था मैंने आपको। क्योंकि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने एक एजम्पशन ले रखा है, बट ये एजम्पशन हम लोग ट्रू माने, क्योंकि ये एजम्पशन जनरली करेक्ट होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड ऑलवेज ऑलमोस्ट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसका तो बोलना ही क्या है, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम वहीं का वहीं है, ओके। सेम विद द केस ऑफ डेंसिटी अगर देखें, तो डेंसिटी में कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप थोड़ा सा ऐसा मत समझिएगा, ये स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। सो डेंसिटी वही रहेगा, ओके, डेंसिटी वही रहेगा जो है, ग्रेट। विद द चेंज इन प्रेशर डेंसिटी डज नॉट चेंज, इट इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये हमने कंपैरेटिव स्टडी देख लिया इसका। आप इन ग्राफ्स को जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ओके। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मैं थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, अगर हमें वो डिटरमाइन करने बोला गया, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल चीज़ है। तो बेसिकली जब हम लोग को कंप्रेसिबिलिटी हमें अगर डिटरमाइन करने बताया गया, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कोरिलेशंस यूज़ करते हैं, SRK, सोव, रेडलिच, वोंग, पेंग रॉबिन्सन, आपने नाम सुना होगा, वैंडरवाल्स, आपने इन तीनों का नाम सुना होगा, इन तीनों इक्वेशन का सुना होगा। अगर आपने रिजर्वर सिमुलेशन लैब भी किया है या फिर ऐसा कुछ लैब किया है या फिर पढ़ा है रिजर्वर सिमुलेशन के बारे में, तो आप इन तीनों इक्वेशंस के बारे में सुने ही होंगे, ओके। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ये इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग डिटरमाइन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ओके। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में टू गेट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस, तो वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आएगा इन्हीं तीन इक्वेशन से। सो जो कोई भी अगर यूएस है, कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है, so it is basically generally on these two forms, इसके दो ही फॉर्म होते हैं, एक होता है जेनरिक, एक होता है वेरियल। जेनरिक जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, जो जनरल में यूज करते हैं, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म है। प्रेशर इक्वल टू आर टी में, मतलब जनरली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वी कैप, मतलब वी कैप का मतलब एट एन इक्वल टू वन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वन, एट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वन जो वॉल्यूम होगा उसे वी कैप बोलते हैं, ओके। v at n equal to 1 is v cap, और कुछ नहीं है, जस्ट द सेम थिंग जो आप रियल गैसेस के इक्वेशन देखते हैं, a b वॉल्यूम r t प्रेशर, सेम वही इक्वेशन है इन जनरलाइज्ड फॉर्म। अब बोलेंगे सिग्मा क्या है, और सिग्मा और एप्सिलॉन और सिग्मा क्या है, तो एप्सिलॉन सिग्मा आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट्स
ऐसे लाया गया और एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है, एम्पेरिकली बोलिए एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है। एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 0 अगर हुआ तो वैंडरवाल्स इक्वेशन यही इक्वेशन वैंडरवाल्स इक्वेशन बन जाएगा। अब एप्सिलॉन इक्वल टू 1 और सिग्मा इक्वल टू 0 होगा तो ये एस आर के इक्वेशन बन जाएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू 1+√2 सिग्मा इक्वल टू 1+√2 होते पेंग-रॉबिन्सन इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन जनरलाइज्ड इक्वेशन है, अगर चाहे याद करना तो इसी इक्वेशन को याद कीजिएगा। इस इक्वेशन में आप सिग्मा और एप्सिलॉन की वैल्यू जो पुट कीजिएगा उसके अनुसार आपको तीनों इक्वेशन आ जाएंगे। जनरली इक्वेशन एग्जामिनेशन में आए भी तो दे ही दिया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा इक्वेशन है, जनरली याद नहीं करने दिया जाता, पर आपको अगर याद करना है यू कैन डू इट। तो वी डब्ल्यू जी मतलब वैंडरवाल्स, एस आर का मतलब एस आर के इक्वेशन, स्टोव, रेडलिच, वोंग और पेयर होता है पेंग रॉबिन्सन। तो आप इसके अनुसार इसका फॉर्म लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म होता है ईओएस, कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट का दूसरा फॉर्म होता है वेरियल फॉर्म। नाउ व्हाट इज दिस वेरियल फॉर्म? दिस वेरियल फॉर्म इज दिस वेरियल फॉर्म इज बेसिकली, जब आप कंप्रेसिबिलिटी कैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे लिखते हैं, 1 प्लस बी बी डैश पी प्लस सी डैश पी स्क्वायर, मतलब बेसिकली ये कोई कांस्टेंट है, बी डैश और सी डैश कोई कांस्टेंट नहीं मतलब। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें दिस इज बेसिकली मतलब इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं तो वो वेरियल फॉर्म है। z इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी सी बाई वी स्क्वायर। बी के अंदर कई सारे वैल्यू सकते हैं जो a एज अ फंक्शन ऑफ t होगा, मीन्स बेसिकली b इज अ फंक्शन ऑफ a t, b स्मॉल b मतलब। फिर आपका यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर बेसिकली इनके स्ट्रॉन्ग फंक्शंस होते हैं, प्रेशर भी होगा। ओके, b इज अ फंक्शन ऑफ दिस बी एन सी, बोथ बी एन सी। इस केस में ये वॉल्यूम का ही फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ ए टी बी एंड वॉल्यूम। ओके, तो ये इनके फंक्शंस होंगे। ओके, यहाँ पे बी डैश या सी डैश की अगर बात करें तो इनके फंक्शंस होंगे। तो बेसिकली अगर इस फॉर्म में डिनोट करें तो इसे वेरियल फॉर्म बोलते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसका हम लोग एप्लीकेशन क्या है इस फील्ड में, ठीक है, ऑयल एंड गैस के फील्ड में इसका एप्लीकेशन क्या है रिजर्वायर में। तो अगर हम देखने जाए प्रेडिक्शन ऑफ ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर मतलब, अब ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर क्या होता है ना, ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर और बीओ इज रिजर्वर बैरल पर स्टॉक टैंक बैरल। कोई भी आपसे पूछे क्या होता है रिजर्वर बैरल पर स्टॉक टैंक बैरल, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका। अब अगर कोई अच्छा वीडियो देखेंगे तो आपको ये दिखाया जाएगा। बेसिकली अगर कोई ऑयल बैरल है, कोई ऑयल बैरल है, अगर इसे रिजर्वायर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे रखा जाए, रिजर्वायर का कोई भी प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर रिजर्वायर कंडीशंस में रखा जाए, डिवाइडेड बाय, मतलब ये जो बैरल है इसका जो वॉल्यूम है, अगर कोई ऑयल बैरल या कोई बेसिकली वॉल्यूम, अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं इन रिजर्वायर कंडीशन, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग कोई सरफेस कंडीशन में, सरफेस स्टैंडर्ड सरफेस कंडीशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड सरफेस कंडीशन 14.7 psi 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज बीओ रिजर्वर बैरल बाय स्टॉक टैंक बैरल। स्टॉक टैंक बैरल इज सरफेस कंडीशन स्टैंडर्ड सरफेस कंडीशंस, रिजर्वर बैरल में रिजर्वर का जो कंडीशन है उसके अंदर जो बैरल का जो होगा डिवाइडेड बाय स्टॉक टैंक है। इसका जो साइज है मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ रिजर्वर बैरल ज़्यादा ही होगा, स्टॉक टैंक बैरल कम ही होगा वॉल्यूम में। समझ रहे हैं, साइज का डिफरेंस यही इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो अगर हम लोग इसका देखा बीओ का मिनिमम वैल्यू तो 1 ही होगा, ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो अगर हम लोग यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी बात करें, यहाँ पर बोला कि हम लोग कंप्रेसिबिलिटी का आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का यूज़ करके हम लोग जो है मतलब फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है सी इक्वल टू 1/-1, अभी ये इक्वेशन हम लोग अभी यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज द की इक्वेशन। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें बेसिकली, तो मैंने आपको बताया बीओ को हम लोग लिख सकते हैं रिजर्वर बैरल पर स्टॉक टैंक बैरल। रिजर्वर बैरल कुछ नहीं बस वॉल्यूम है, स्टॉक टैंक बैरल भी कुछ और नहीं बल्कि वॉल्यूम ही है। दीज बोथ आर वॉल्यूम्स डायमेंशनली, दीज बोथ आर वॉल्यूम्स।
तो रिजर्वर बैरल को हम लिख सकते हैं इक्वल टू बीओ इंटू स्टॉक टैंक बैरल, करेक्ट? लिख सकते हैं रिजर्वर बैरल इंटू बीओ इंटू स्टॉक टैंक बैरल। ग्रेट। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, इफ यू डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम लोग, तो डेल ऑफ आर बी मतलब रिजर्व बैरल इक्वल टू डेल ऑफ बी ओ इंटू एस टी बी। अब स्टॉक टैंक बैरल तो सरफेस कंडीशन है, इसका हम लोगों ने कंडीशन फिक्स कर रखा है, ये वाला कंडीशन 14.7 60 डिग्री फ़ारेनहाइट ये, तो ये तो कांस्टेंट ही होगा। स्टॉक टैंक बैरल बाहर निकल गया, डेल ऑफ बी ओ अंदर रह गया। ओके, तो ना रिजर्व बैरल इक्वल टू, और हम लोग को यही पता है रिजर्व बैरल बेसिकली कुछ नहीं, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट रिजर्वर। तो हम लोग जो वी एफ लिखे थे, जो अभी तक हम लोग इतना सारा इक्वेशंस कर रहे थे, ठीक है, ये जो वी एफ का यूज़ कर रहे थे हम लोग, इट इज़ एट रिजर्वर कंडीशंस। तो आपको अभी आरवी का मतलब समझ आएगा, आरवी इज नथिंग बट वॉल्यूम एट रिजर्वर कंडीशन, इट इज वॉल्यूम एट रिजर्वर कंडीशंस। ओके, आरबी का मतलब होता है वॉल्यूम एट रिजर्वर कंडीशन, उसे हम टेक्निकली बोलते हैं रिजर्वर बैरल। राइट, सो आरबी इक्वल टू वी एफ, ये इक्वेशन हमारे पास है, और एक ये आ गया हमारे पास, इसे सपोज हमने ए बोल दिया, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ए का हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर दिया, यूजिंग ए, इस ए का हम लोगों ने यूज कर दिया, तो मतलब ये चीज़ आ गया, मतलब सॉरी, इसका यहाँ पर यूजिंग ए नहीं, यहाँ पर यूजिंग ए, यूजिंग ए, यूजिंग इक्वेशन है, तो हमारे पास ये आ गया, एस टी बी करिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये आ गया वन सी इक्वल टू, और कंप्रेसिव फ्लूइड इक्वल टू, हम फ्लूइड लिख सकते हैं या फिर सी ही लिख सकते हैं, सी से मैंने डिनोट किया है बेसिकली, तो -1 बाय बी ओ, डेल बी ओ बाय डेल पी। तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी और फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर में एक रिलेशन तो है, एक रिलेशन तो है ही, दिस इज वैलिड फॉर एवरीथिंग। बट अब हम लोग दो केसेस में डिवाइड होंगे, दो केसेस कौन से इसके निकालने के, हमें निकालना है बीओ, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड बीओ। ओके, तो हमारे दो केस होंगे, एक होगा प्रेशर ग्रेटर देन पीबी, एक होगा प्रेशर लेस देन पीबी। क्यों दो केसेस होंगे? क्योंकि प्रेशर ग्रेटर देन पीबी में होगा सिंगल फेज, और पी लेस देन पीबी में होगा मल्टी फेज। तो अगर आप ग्राफ भी देखेंगे बीओ वर्सेस प्रेशर का, तो वन होगा, तो प्रेशर प्रेशर अगर इस साइड बढ़ रहा है, बीओ इस तरह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ग्रेट, तो जब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग पीछे की ओर जाएं, मतलब इट इज़ एट इनिशियल प्रेशर पी आई, इट इज इनिशियल प्रेशर पी आई, जैसे हमारा प्रेशर घटते जा रहा है, प्रेशर इज गोइंग गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, जैसे प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, मतलब ये इस तरफ से जा रहा है, ये अपना फ्लो पाथ जा रहा है बबल पॉइंट प्रेशर तक, ये बबल पॉइंट पी बी इज बबल पॉइंट प्रेशर, इज बबल पॉइंट प्रेशर, तो बबल पॉइंट प्रेशर तक ये जा रहा है, तो अप टू बबल पॉइंट प्रेशर ये एक स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा, क्योंकि सिंगल फेज है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है सी आइसोथर्मल का यूज़ करके बीओ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अब इस, फॉर दिस केस, फॉर केस वन, जब बबल पॉइंट प्रेशर के ऊपर है, व्हेन ग्रेटर देन पीबी, पी ग्रेटर देन पीबी, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, पी आई से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू पीबी, पी आई से लेकर पीबी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, ये वाले इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम बी ओ आई टू बी ओ बी। व्हाट इज बी ओ बी? ऑयल, एफ बी एफ मतलब फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, जनरली ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, कंपनीज में मिलेंगी, तो ऑयल एफ बी एफ बोलते हैं। ओके, सो ऑयल एफ बी एफ एट बबल पॉइंट एट पी बी। ओके, सो नाउ बी ओ इक्वल टू बी ओ बी ई, मतलब ये चीज़ आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया। ओके, सो आप सोच रहे होंगे मैंने ये वाला चीज़ कैसे लिखा, तो बेसिकली मैंने जैसे एक्सपेंशन किया था, सिमिलरली आप इसको एक्सपेंड कर दें ई टू द पावर को, तो वापस पी माइनस पी ओ का हम लोगों ने क्योंकि पहले से ही माना था कि पी माइनस पी ओ का अगर मॉड हम लोग देखें वेरी स्मॉल है, ये बहुत छोटा है, तो इस केस में हमारा जो ये चीज़ आ रहा है पी माइनस पी ओ फैक्टोरियल वन, ये वाला चीज़, तो इट विल बी रिड्यूस टू दिस फॉर्म वन माइनस सी ओ पी, पी माइनस पी ओ। ओके, तो इसी से ये वाला टर्म आ गया है,
BO इक्वल टू BOB इंटू 1 माइनस CO P माइनस PO। ग्रेट। तो हमारा टर्म इसी इक्वेशन से आया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। सो नाउ कमिंग टू मल्टीफेज। तो मल्टीफेज ये केस 2 है। यहाँ पर हम बोलते हैं P लेस देन PB बबल पॉइंट, जहाँ पर हमारे पास गैसेस भी आ गए हैं। अब हमारे पास गैसेस भी आ गए हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, P लेस देन PB होगा यहाँ पर, P लेस देन PB। ओके, तो इस केस में एक अलग टर्म आ जाएगा, मतलब जो हम लोगों ने लिक्विड के लिए निकाला था ये लिक्विड के लिए, क्योंकि उस टाइम बस लिक्विड था। अब यहाँ पर अगर फ्री गैस आ जाएगा, फ्री गैस के लिए एक नया टर्म आ जाएगा 1/1000। 1/1000 एक कांस्टेंट के कारण आया, Bg बाई BO। व्हाट इज दिस Bg, बता रहा हूँ, बाई BO del RSO by del P at constant temperature. What is Bg? Bg is cubic feet at reservoir by standard cubic feet। मतलब रिजर्वायर में जो क्यूबिक फीट है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट, मतलब जो सरफेस कंडीशंस के अनुसार है, स्टैंडर्ड सरफेस कंडीशंस के अनुसार है, उसे बीजी बोलते हैं। जैसे बीओ था ऑयल के लिए, वैसे बीजी होता है गैस के लिए। सेम थिंग, बस क्यूबिक फीट आया था, वहाँ पर बैरल था, यहाँ पर क्यूबिक फीट आया था। तो बीजी का होता है 0.0283 ZT/P। ये कैसा है मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। सो बेसिकली RB/SCF। अगर हम लोग इसको क्यूबिक फीट बाय SCF लिखें, दोनों ही वॉल्यूम के यूनिट्स है तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस ही है। वैसे अगर हम लोग क्यूबिक फीट की जगह इसको रिजर्वर बैरल में लिखें तो ये बन जाएगा, ये जो कांस्टेंट है 0.0283 बन जाएगा 0.005034 ZT/P। इट इज द सेम। तो RSO क्या होता है? RSO जो हम लोगों ने देखा, RSO इज सोल्यूशन गैस ऑयल रेशियो। सोल्यूशन GOR होता है, ये जो डेल RSO देख रहे हैं, इट इज सोल्यूशन GOR। दिस इज सोल्यूशन GOR। दूसरा हम लोग के पास एक यूज होता है, मतलब दूसरा जो हम लोग का मेन यूज होता है, मतलब हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे, दूसरा हम लोग का मेन यूज होता है यहाँ पर रिजर्व एस्टिमेशन फॉर अंडर सैचुरेटेड रिजर्वायर। जो हम लोग MBE वाले वीडियो में, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन का जब वीडियो लाएंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रेट। फिर आता है डिफ्यूजिविटी इक्वेशन में हम लोगों ने इसका यूज़ किया है, आप पिछले दोनों वीडियो देख सकते हैं। ओके, डिफ्यूजिविटी इक्वेशन के बारे में आप फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया वाले प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसका हम लोगों ने यूज़ किया है। सो आज का वीडियो यहीं तक था। अगला वीडियो में हम आपको ट्रांजिएंट सेमी स्टेडी स्टेट इसके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस के थ्रू बाउंड्री कंडीशंस एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे ठीक क्या करना, सुधारना क्या है और करना क्या है। और मैं ये सुना हूँ कि मेरे वॉइस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं एक माइक तो ले नहीं सकता अभी फ़िलहाल। अच्छा, मैं अपना हेडफोन वाला माइक ही यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर वॉल्यूम को 100% पे करके रखिएगा तब भी आपको बहुत ही अच्छा सुनाई देगा, बहुत अच्छा सुनाई देगा। ओके, सो आप अभी तक उसी का यूज़ कीजिए। जब मेरे पास अच्छा माइक आ जाएगा तो यू कैन नॉर्मलाइज द वॉल्यूम्स ऑफ द फोन्स। ओके, और लैपटॉप्स। सो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, और जितना भी डेरिवेशंस मैंने किए उसे खुद से ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो ये चीज़ रिटेन नहीं होगा। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा, या फिर नॉलेज के लिए कर रहे हैं तब भी आप इसे ज़रूर कीजिएगा।